तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKG स्टडी पॉइंट पर। और CNC और टूल इंजीनियरिंग मैराथन के बाद हमारी ये थर्ड वीडियो आ रही है 6 सेमेस्टर की, जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस है। और इसमें आपको सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का चैप्टर कौन कौन सा है। पहले देखेंगे कि हम लोगों का चैप्टर कौन कौन सा है। तो इसमें हम लोगों का पहला चैप्टर है उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, सेकेंड चैप्टर है कार्य अध्ययन वर्क स्टडी, थर्ड चैप्टर है कार्य विधि अध्ययन मेथड स्टडी, और फोर्थ चैप्टर है गति विश्लेषण यानी मोशन एनालिसिस, और फिफ्थ चैप्टर है कार्य मापन जो कि है वर्क मेजरमेंट, और सिक्स क्वेश्चन है पारिश्रमिक और प्रोत्साहन योजनाएं वेज एंड इंसेंटिव स्कीम्स, और सातवां चैप्टर है भंडारण प्रबंधन यानी भंडार प्रबंधन यानी स्टोर मैनेजमेंट, और 8 नंबर चैप्टर है औद्योगिक सुरक्षा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इन सभी चैप्टर्स के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया गया है, जो कि 4 स्लाइड्स में हैं यानी 4 पेज में हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर से हम शुरू करेंगे, प्रोडक्टिविटी से शुरू करेंगे और लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रोडक्टिविटी में क्या होगा। तो प्रोडक्टिविटी में सबसे पहला एक क्वेश्चन बन जाता है आपका उत्पादकता। उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, परिचय दीजिए तथा इसके घटकों को लिखिए। यानी इसमें आप क्या करेंगे कि पहले प्रोडक्टिविटी को समझाएंगे, फिर उसके घटक जो जो इसके घटक होने उसको लिखेंगे, जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिल सके। उसमें सेकंड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, यानी उसके जो फैक्टर है उसको लिखिए, और उत्पादन और उत्पादकता के मध्य लिखिए। यानी सेकंड चैप्टर है उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, यानी लिखिए या समझाइए। और तीसरा नंबर चैप्टर है हम लोग का उत्पादकता और उत्पादन में के मध्य अंतर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का पहले चैप्टर में हम लोगों के पहले चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना। पहले चैप्टर से यदि क्वेश्चन बनते तो इन्हीं 3 क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर हम लोगों का। तो सेकंड चैप्टर है हम लोगों का वर्क स्टडी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि वर्क स्टडी क्या होगा, यानी वर्क अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके उपयोग को भी बताइए। ठीक है, इसमें बनेगा कि वर्क अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके उपयोग को भी बताइए, यानी इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे कि इसमें पहले इसके डिफिनेशन को लिखेंगे, क्या होता है कार्य अध्ययन, और कार्य अध्ययन के बाद उसके उपयोग को लिखेंगे, जैसे कि इसमें हो जाता है मटेरियल हैंडलिंग और कहाँ कहाँ इसका यूजेस है, इस प्रकार की चीज़ों को लिखेंगे। उद्योगों या उत्पादन में किस प्रकार इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग का उसके बाद आएगा सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कार्य अध्ययन के क्षेत्र को बताइए, यानी स्कोप इसके बताइए तथा इसके कार्य चयन के लिए कारकों को भी बताइए, यानी इसके कार्य अध्ययन के कार्य चयन के लिए कारकों को भी बताने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछे। उसके बाद हम लोग का थर्ड चैप्टर यानी थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो थर्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, इसमें है कि उत्पादकता को बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका को परिभाषित करते हुए इसकी सीमाओं को बताइए, यानी इसके भूमिका और लिमिटेशन, यानी इसकी क्या सीमाएं हैं और उसकी क्या भूमिका है, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, जो कि थर्ड नंबर है हम लोग का। सेकंड चैप्टर से थर्ड नंबर क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना ये है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको एक बार ज़रूर एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने का सबसे ज़्यादा आने की जो संभावना है वो है चौथा नंबर कि कार्य अध्ययन के मानवीय पहलू को समझाइए तथा कार्य विधि अध्ययन और कार्य मापन को अंतर को भी बताइए। ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये तो सेकंड चैप्टर में हम लोग के क्या क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो कि पहला चैप्टर है कार्य अध्ययन को सेकंड चैप्टर से पहला क्वेश्चन कार्य अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके उपयोग को बताइए, और कार्य अध्ययन के क्षेत्र को बताते हुए उसके कार्य चयन के कारकों को भी बताइए, और उत्पादकता बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका को परिभाषित कर इसकी सीमाओं को भी बताइए। और चौथा नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कार्य अध्ययन के मानवीय पहलू को समझाइए तथा इसके कार्य विधि को भी समझाइए। ठीक है, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन को ऐसे समावेश करके आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पेपर में ऐसे ही एकदम सेम टू क्वेश्चन भी मिल सकते हैं या मैच कर सकते हैं। तो ऐसे एक या दो क्वेश्चन को ऐसे मिक्स करके पूछेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड हम लोग का क्या है। थर्ड चैप्टर है हम लोग का मेथड स्टडी कार्य विधि अध्ययन। तो इसमें
कार्यविधि में पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कार्यविधि अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य को भी बताइए। जो कार्यविधि अध्ययन है इसको परिभाषित कीजिए, जो कि चैप्टर नेम है तो उसके पहला क्वेश्चन यदि उस चैप्टर से उठाता है तो मेथड स्टडी वाली चैप्टर है तो उसका नाम से तो पहला क्वेश्चन उठने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। फिर उसके उद्देश्य को पूछा गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर से जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बने हैं, कार्यविधि अध्ययन के विश्लेषण के लिए मूल पद को भी बताइए। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर में बस 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है कि कार्यविधि अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य को भी बताइए। थर्ड नंबर चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, कार्यविधि अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य को भी बताइए। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके कार्यविधि अध्ययन विश्लेषण के मूल पद को भी बताइए। 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग का फोर्थ चैप्टर है मोशन एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोशन एनालिसिस चैप्टर का नाम है तो उससे एक क्वेश्चन बनना फिक्स हो जाता है। यदि आए तो कोई भी पेपर सेट करेगा तो उसको पहला दिमाग में ही आएगा कि चैप्टर की परिभाषा पूछी जाए। तो इसमें गति की मितव्ययिता का सिद्धांत पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि गति की मितव्ययिता के सिद्धांत को समझाइए तथा एर्गोमिक्स को समझाते हुए इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन बनने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एर्गोमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद है हम लोग का थर्बलिक्स क्या होता है? थर्बलिक्स को समझाइए, थर्बलिक्स की से क्या तात्पर्य है, एक ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो थर्बलिक्स में जो 17 सिंबल्स होते हैं उसको आप जो कलर में होते हैं आप उसको देख सकते हैं, उसी को लिखना है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हम लोग का आता है कि माइक्रोमेशन अध्ययन को समझाइए। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन बनने की संभावना है जो कि माइक्रोमेशन अध्ययन को समझाइए तथा इसके पदों की विवेचना कीजिए, इसके कौन कौन से पद हैं। और इसी में चौथा नंबर जो क्वेश्चन होगा हम लोग का, चौथा नंबर क्वेश्चन बनने का संभावना है कि कार्य अध्ययन के डिजाइन को परिभाषित कीजिए तथा इसके चयन में शामिल किए जाने वाले कारकों को समझाइए, यानी अफेक्टिंग फैक्टर को समझाइए जो चयन करने में अफेक्ट करते हो। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथे से हम लोगों को 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है जो कि है गतिविधता का सिद्धांत को समझाए तथा एर्गोनॉमिक्स को आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद थर्बलिक्स, सेकंड क्वेश्चन थर्बलिक्स से बनने की चांसेस है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बन सकता है वो माइक्रोमेशन अध्ययन को समझाए तथा इसके पदों की विवेचना कीजिए। और उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कि कार्य अध्ययन को, चौथा नंबर जो है कार्य अध्ययन के डिजाइन को परिभाषित करते हुए इसके चयन के शामिल किए जाने वाले कारकों को समझाइए, ये बन सकता है। उसके बाद हम लोग का आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में है वर्क मेजरमेंट, कार्य मापन। तो कार्य मापन से कौन कौन से चैप्टर बन सकते हैं, कार्य मापन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो 4 कार्य मापन से बन सकता है। कार्य मापन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ये पहला क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद क्या बनेगा, सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, सेकंड क्वेश्चन जो बनने के चांसेस है वो है कि स्टॉपवॉच समय अध्ययन के उपकरण एवं इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और कार्य अध्ययन के में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी समझाइए। क्या है सेकंड क्वेश्चन कि स्टॉपवॉच समय अध्ययन को उपकरण, समय अध्ययन जो है इसके समय अध्ययन उपकरण तथा इसके सिद्धांत की व्याख्या करनी है और कार्य अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी समझाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें 5वें में कि निष्पत्ति मूल्यांकन की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग को समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इसको भी इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, इसको भी देख के जाइएगा। इसके बाद कि चौथा नंबर है हम लोग का छूट, अलाउंस। छूट के प्रकार क्या होते हैं, क्या समझते हैं इससे, यानी छूट से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, थकान छूट का उल्लेख कीजिए। ये हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन। और इस पर 5वां नंबर क्वेश्चन जो बन सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है यहाँ पे।
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी मानक समय उपयोग, मानक समय डेटा उपयोग और मानक समय गणना। जो मानक समय गणना करना है, मानक समय डेटा उपयोग, इन दोनों पर में से एक पर किसी पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद है हम लोगों का कार्य सैंपलिंग। कार्य सैंपलिंग को बताइए, इसके लाभ एवं हानियों की विवेचना कीजिए। देखिए जो पाँचवा नंबर चैप्टर है, ठीक है, इससे हमारे 6 क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो कि आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। पहला, कार्य मापन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, स्टॉप वॉच समय अध्ययन को उपकरण, इसके सिद्धांत की व्याख्या करें और इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी समझाइए। और इसमें जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर निष्पत्ति मूल्यांकन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग, सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग को भी समझाइए। और चौथा नंबर है छूट। छूट से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है तथा थकान छूट का उल्लेख कीजिए। और इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है 5वें नंबर से। तो इसमें क्या होगा कि संक्षिप्त टिप्पणी में आप मानक समय डेटा, मानक समय गणना की संक्षिप्त टिप्पणी आ सकता है। और जो 6 नंबर क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो कार्य सैंपलिंग को बताना होगा और उसके लाभ हानि को बताने के लिए पूछ सकता है। उसके बाद आता है हम लोग का 6 नंबर चैप्टर नंबर 6, जो कि है वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, पारिश्रमिक और प्रोत्साहन योजना। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लोग का बनेगा कि वेतन या मजदूरी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। ये बन सकता है हम लोग का पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष श्रमिकों के लिए मजदूरी और या पारिश्रमिक भुगतान को समझाइए। यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रमिकों के लिए मजदूरी या पारिश्रमिक भुगतान प्रणाली को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो बन सकता है कि प्रोत्साहन एवं वेतन प्रोत्साहन योजना को परिभाषित कीजिए तथा इसके पारिश्रमिक भुगतान प्रणाली के कार्य एवं दोष को बताइए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये भी पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हम लोगों का 7 नंबर चैप्टर। जो चैप्टर 7 से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कि विभिन्न प्रकार की स्टोन संरचनाओं का उल्लेख कीजिए तथा इनके कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कारकों का अफेक्टिंग फैक्टर जो है उनका वर्णन कीजिए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का कि मितव्ययी आदेश मात्रा EOQ यानी EOQ क्या तथा इन्वेंट्री कंट्रोल को समझाइए। EOQ यानी EOQ क्या होगा कि इसको बोल सकते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसका होगा, इसका फुल फॉर्म होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। EQ मितव्ययी आदेश मात्रा, हिंदी में होगा मितव्ययी आदेश मात्रा, और इकोनॉमिक ऑर्डर की इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होगी तथा इन्वेंट्री कंट्रोल को समझाइए। EQ और बिन कार्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कीजिएगा। EOQ, ठीक है, और इन्वेंट्री कंट्रोल को। इसके बाद हम लोग का बिन कार्ड को समझाइए तथा परचेज प्रोड्यूसर को भी परिभाषित कीजिए। बिन कार्ड क्या होता है और परचेज प्रोड्यूसर की प्रक्रिया को भी समझाना। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों को आप इसको बढ़िया से देख के जाइएगा। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर टिक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 8 से क्या, जो चैप्टर नंबर 8 है उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है हम लोगों का कि दुर्घटना को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार, कारण एवं कारणों को परिभाषित कीजिए। दुर्घटना क्या होती है, इसके प्रकार, उसके कारण को विस्तृत रूप से बताना है। समझाइए या परिभाषित कीजिए, तो यानी विस्तृत रूप ही बताना है। उसके बाद दुर्घटना के जो परिणाम और रोकथाम की विधियां हैं उनके पे विशेष चर्चा करनी है या विस्तृत रूप से उन्हें समझाना है। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला दूसरा इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं जितने भी बताए गए हैं, लेकिन इनमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दुर्घटना को समझाइए। इन दोनों प्रकार के दुर्घटनाओं को समझाइए, जो कि बहुत ही आसान है और ये पूछने के भी ज़्यादा चांसेस हैं, आप तो इसको बता सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौथा नंबर क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है कारखाना अधिनियम कानून 1948 पे। 1948 को समझाना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है।
ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का है 5वां नंबर सेफ्टी कलर कोड। सेफ्टी कलर कोड क्या होता है तथा इसके क्या उद्देश्य है, उसके सेफ्टी कलर कोड का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर होता है हम लोगों का ये सेशन समाप्त। तो जिन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टूल इंजीनियरिंग की मैराथन जो कि हमारे चैनल पर लाई जा चुकी है, उसके बाद MMI की भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद तो एक लाइक के हकदार या एक सब्सक्राइब के हकदार तो हो ही जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।